हर सेकंड और मिली सेकंड आपकी अग्नि परीक्षा ले रहा था। मीठा मीठा बोलेंगे तो मीठे से काम तो चलेगा नहीं, है ना। सवाल कड़वे होंगे तो इजाजत चाह रहे हैं हम आपसे। घर वालों से कहे ना, माफी मांगिए घर वालों से कि ठीक है जी गलती हो गई। किस बात की गलती? कि सामान उठाओ नहीं तो उठा के बाहर फेंकता हूँ। तकलीफ हुई थी? घर से बाहर फेंक रहा हूँ और तुम जाओ यहाँ से। अंकिता राशन नोचना चाहती थी और राशन वाला अंकिता को नोचना चाहता था। सच्चाई है इन शब्दों में। मीडिया आपके लिए मजबूरी है या ज़रूरी है? मीडिया आपका पैशन है और या फिर ये था कि नहीं भैया यार कुछ नहीं मिल रहा है ना, आ जाओ मीडिया में कूद जाओ। क्या आपका खूबसूरत होना या आपका अच्छा दिखना आपके लिए कभी मुश्किल का कारण बना? ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो सुंदरता को देख के मुझे रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मेरी वो दूध जैसी लड़की, मुझे उससे मिलना है। थोड़ा सा कंट्रोल ना। अपना अपना। क्या अंकिता नेगी ने आगे बढ़ने के लिए कहीं समझौता किया? और एक दो बार मेरे को सुसाइड करने का भी सोचा था कि नहीं यार कुछ नहीं रखा था इसमें, है ना। फिर मुझे अपने पुराने स्ट्रगल याद आए। ऋषिकेश में आई थी और बर्तन धोने की सोच से होटल में मैं इस सोच को लेके निकली थी कि मैं ऋषिकेश में होटल में जाऊंगी, वहां पर बर्तन धोने का काम करूंगी। इस सोच को लेके मैं घर से निकली। करूं कोई आपसे, क्या अंकिता नेगी जो है लिव इन में रह रही है क्या? इस सवाल जवाब चाहिए हमें। क्या इस रिश्ते को आपने छिपाने की कोशिश की क्या? फैंस तो रो रहे होंगे कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। रो रहे होंगे फैंस, है ना। चाहने वाले तो रो रहे होंगे कि देखो ना वो भैया मैगी गर्ल, ग्लैमर गर्ल जो है चलेगी 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 भैया। माफ़ी मांग रहे हैं आप घर वालों से? माफ़ी भी क्या मांगूंगी सर। 2-3 साल 4 साल मेरे को घर से बाहर हो गए थे। मैंने उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में उस लड़की का जन्म हुआ। घर वाले चाहते थे कि वो लड़की बड़े होकर उनका नाम रोशन करे। एक छोटे से गांव में जन्मी लड़की की छोटी छोटी आंखों में सपने तो बड़े थे। फिर उन सपनों का हुआ क्या? क्या किसी का खूबसूरत होना, किसी का ग्लैमर से लबालब होना भी उसके लिए मुश्किल का कारण हो सकता है? क्या किसी का खूबसूरत होना भी मीडिया के अंदर उस चेहरे की एंट्री कर सकता है? सवाल तो कई होंगे, लेकिन आज उन तमाम सवालों का हम आपको जवाब देंगे। अंकिता, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया संजीव जी। स्टिंगबाज ने एक बार दोबारा से मैं कहूँगी, दोबारा कहूँगी क्योंकि पहली बार आपके साथ ही काम किया है। दोबारा से आपने मौका दिया है उसके लिए थैंक्स अ लॉट। आप मीठा मीठा बोलेंगे तो मीठे से काम तो चलेगा नहीं, है ना। सवाल कड़वे होंगे तो इजाज़त चाह रहे हैं हम आपसे। क्या संजीव को या स्टिंगबाज को इजाज़त है कि हम तमाम तरह के सवाल आज आप पर थोपे? क्योंकि हमारे सामने एक लड़की नहीं है, हमारे सामने एक युवा महिला पत्रकार है। बिल्कुल संजीव जी। अंकिता, पहला सवाल ये कि ग्रामीण परिवेश से आप संबंध रखते हैं? 1 मिनट के अंदर बस थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि अंकिता संबंध कहाँ से रखती है, और ये जो है ना उत्तराखंड से हिमाचल का सफ़र तय हुआ कैसे? काफ़ी बड़ा सफ़र है मेरा। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो कहीं ना कहीं सफ़र के पीछे हर किसी कोई बड़ा शख्स भी होगा तो उसके सफ़र के पीछे एक जो सीढ़ी होती है उसका अनुभव उसके पास होता है, उसका स्ट्रगल उसके पास होता है, उसकी बड़ी कहानियाँ, कुछ सैड मोमेंट भी उसके पास होते हैं, कुछ बोल्ड जो मूवमेंट होते हैं वो भी उसके पास होते हैं। तो मेरे पास भी उत्तराखंड से हिमाचल तक का आने का सफ़र काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी इमोशनल भी मैं कहूँगी, और बहुत ज़्यादा बोल्ड उस टाइम पे मैं बनी हूँ। ये मैं भी कहूँगी कि
दोबारा से परिवार में वापसी करना बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए। और उत्तराखंड से हिमाचल में आना, दूसरे स्टेट में जाना, अब वहाँ पर अपनी पहचान बनाना कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चुनौतीपूर्ण भी होता है। जिस तरीके से मैं कहूँगी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूँ, फकोट टिहरी गढ़वाल नाम है मेरे गांव का। और वहाँ से मैं पहले हरबटपुर पहुँची, वहाँ से ऋषिकेश में मैं किस सोच को लेकर चली थी मुझे भी नहीं पता था। ऋषिकेश तक आई, उसके बाद हरबटपुर, और हरबटपुर से पौंटा का सफ़र शुरू हुआ था। कहते कि कोरोना ने किसी को कोई तकलीफ दी हो या ना दी हो, लेकिन भैया अंकिता की तो पूरी अग्नि परीक्षा जो है कोरोना ने ली है। मैं उस वक्त को जानना चाह रहा हूँ जब कोरोना हर पल, हर सेकंड और मिली सेकंड आपकी अग्नि परीक्षा ले रहा था। अग्नि परीक्षा इसलिए भी थी क्योंकि बहनें साथ में थी, और उस टाइम शायद मुझे लगता है जब अपने लिए तो इंसान कर लेता है, लेकिन जब साथ में होता है अपना कोई, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा टफ होता है उस सिचुएशन से निकलना। तो उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था रूम का रेंट देना, राशन करना। और मेरी एक बहन उस टाइम पे मेरे साथ होती थी, और काफ़ी मुश्किल भी था वो, क्योंकि कंपनी में भी जा नहीं पाती थी उस टाइम पे कोरोना के दौरान। लेकिन हाँ, मैंने उस टाइम पे स्टिंग वाच को ज्वाइन किया था। काफ़ी मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग थी, सीखा कुछ नहीं था, कोरा कागज़ एक तरीके से मैं कहूँगी उस टाइम पे मैं वैसे थी। और बड़ी मुश्किल से उस दौरान मैंने अपने आप को संभाला था कि बहन को पहले, बाद में अपने आप को रखा था मैंने कोरोना के दौरान। तो रेंट का काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि घर से बाहर रह रहे हैं तो रेंट पे ही रहेंगे, और मालिक को भी टाइम पे रेंट देना पड़ता था। बहन भी मेरी कंपनी नहीं जाती थी क्योंकि उसको कोरोना के दौरान कोरोना हुआ था, और उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी मानो मुश्किल था कि बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, है ना, मीडिया में तय तय रही थी, मानो था कि खबर देखिए जी इतना बड़ा महान काम हो गया भैया, अंकिता नेगी के साथ तो खेल हो गया। मकान मालिक ने कहा कि सामान उठाओ, नहीं तो उठा के बाहर फेंकता हूँ। तकलीफ हुई थी? होती है सर, ऐसी सिचुएशन भी बहुत बार आई है कि मैं पौंटा की ही बात नहीं करूँगी, जहाँ पर भी मैं रही हूँ वहाँ पर कई टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही थी सही ढंग से, क्योंकि 17 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना, कहीं ना कहीं नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो रूम का रेंट जाना, और फिर ऑब्वियसली बात है मकान मालिक को अगर टाइम से रेंट नहीं जा रहा तो मेरे को लगता है कि वो यही बोलेगा कि भाई तुम्हारा सामान मैं घर से बाहर फेंक रहा हूँ और तुम जाओ यहाँ से। अंकिता राशन नोचना चाहती थी और राशन वाला अंकिता को नोचना चाहता था। सच्चाई है इन शब्दों में? काफ़ी हद तक। बताए ना, तकलीफ क्या है बताने में? काफ़ी हद तक इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्टिंग बाज को ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे कोरी कागज़ थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। पौंटा में इतनी जान पहचान नहीं थी कि कोई मुझे नौकरी दे, इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। और साथ ही मेरी बहन थी साथ में, तो उसको भी करना, उसके लिए करना और अपने लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़कियों का खर्चा वैसे भी मुझे लगता है कि आपकी भी बेटी है और आप समझ पा रहे होंगे कि लड़कियों का खर्चा कितना ज़्यादा होता है। परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था, अपने आप से ही सारी चीज़ें करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कहीं। बगावती बड़ी हो भैया तुम, है ना? पहली बगावत अपने घर को छोड़ने के लिए और उत्तराखंड से हिमाचल आने के लिए। पहले बगावत आपने अपने घर में छेड़ी, अब इस बारे में भी चर्चा की जाए आज। बगावत करनी पड़ती है जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो खुद से ही बगावत करनी पड़ती है, कभी खुद के सपने पूरे करने के लिए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बगावती की जाए अपने सपनों को, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है लेकिन उनको पूरा करने की बहुत कम लोग सोचते हैं कि अपने सपनों को पूरा किया जाए। तो सफ़र काफ़ी रफ टफ रहा है उत्तराखंड से हिमाचल तक का, और दूसरे स्टेट में आकर अब चाहे छोटी सी पहचान बनाई, लेकिन अपने दम पर, मैं कहूँगी कि अपने दम पर मैंने छोटी सी पहचान बनाई। चलिए हम पेस्ट्री की बात करते हैं, हम मीडिया की बात करते हैं, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करते हैं। मीडिया आपके लिए मजबूरी है या ज़रूरी है? मीडिया आपका पैशन है, और या फिर ये था कि नहीं भैया यार कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आ जाओ मीडिया में कूद जाओ? हाँ संजीव जी, बिल्कुल सही बात बोली। आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो कई ऐसे लोग भी हैं पत्रकारिता के फील्ड में जो कहीं नॉर्मली हैं। कई लोग इसको जुनून भी कहते हैं, कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग अपना पैशन भी मानते हैं, कई लोग मजबूरी में भी करते हैं, कई लोग
अपना अपना तरीका होता है सबका करने का। तो सपने तो मेरे भी थे और बोलने का शौक़ पहले से था, लिखने का काफ़ी हद तक था, लेकिन बोलने का शौक़ काफ़ी रहा। तो बोलने के शौक़ से ये होता था कि कभी रास्ते में चल रही हूँ तो बड़बड़ा दिया अपना, कभी दूध देने के लिए जा रही हूँ, मम्मी ने दूध लगा रखा, तो कभी रास्ते में चलते चलते अपनी किताब पढ़ी, क्योंकि घर में टाइम नहीं होता था पढ़ने का, काफ़ी प्रेशर था, बड़ी थी सबसे, तो काम भी उस तरीके का था, जिम्मेदारियाँ थी। तो कभी चलते चलते रास्ते में पढ़ लेना, कभी स्कूल से घर तक की जितनी दूरी होती थी, कभी उस टाइम पे अपनी किताबें खोलना। कभी कभी ऐसा होता था कि 12 बजे मैं पढ़ने बैठती थी और सुबह 3 से 4 बजे तक मैं पढ़ के उठती थी, कभी समय ऐसा भी था। तो मीडिया, मुझे लगता है कि उस टाइम के सपने और इस टाइम के सपने में बहुत ज़्यादा अंतर है मेरे, और पैशन था बोलने का, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, पहले से ही पैशन रहा है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था, लेकिन कुछ कारण रहा जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन अपने दम पे अगर मैं बात करूँ तो उतना बन नहीं पाता, अभी काम के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने पास किताबें खरीद के रखूँ और उनको अभी भी मैं पढ़ती हूँ। क्या आपका खूबसूरत होना या आपका अच्छा दिखना आपके लिए कभी मुश्किल का कारण बना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो इसी फील्ड की बात नहीं कर रही मैं, मीडिया में यदि मैं आई हूँ तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सुंदरता को देख के मुझे रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेरी कैपेबिलिटी को देख के रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर चलते चलते राहगीर भी ऐसे होते हैं जिनसे 2-4 रोज़ होना पड़ता है। लगा कि भैया ये बगिया का फूल बनना बहुत अच्छा ज़्यादा काम नहीं है, लगता है? ये भी लगता है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, अपने आप में ठीक है। जब शीशे के सामने खड़ी होती हो तो बाल नोचती हो या फिर अपने गाल नोचती हो? क्या करें सर, आप बस देखना पड़ता है खुद को। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर बाहर जाते हैं ना, तो लोग जो है अंकिता नेगी को, है ना, अभी तक नाम नहीं लिया हमने आपका, अंकिता नेगी को लोग ना मैगी गर्ल भी कहते हैं। तो ये नाम आया कहाँ से? मेरे बचपन की बात कहूँगी मैं, तो बचपन से लेके बड़ी हुई, बाल छोटे ही थे पहले से ही, जब तक स्कूल टाइम पे थी तो बिल्कुल छोटे करली थे या बाल। होने नहीं दिए गए, बड़े होने नहीं दिए गए? ठीक थे, स्कूल टाइम तक ठीक थे, स्कूल टाइम तक मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, मैं छुट्टियाँ करती थी स्कूल टाइम पर। जब कॉलेज में मेरा एंट्रिंग हुई, कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत ठीक थे। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा मैंने, उस टाइम पे अपने बाल कटवा दिए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ, शायद मेरे से बड़ी ज़िम्मेदारी मैं किसी और को नहीं समझती। अपने परिवार ने मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी दे रखी थी कि बेटा जा, नाम रोशन करके आना। तो कहीं ना कहीं फैमिली ने वो चीज़ें बोली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी मुझे आज भी कहती है कि नाम बचा के रखना फैमिली का। तो बड़ी ज़िम्मेदारी थी, और उस टाइम पे बाल करली बहुत ज़्यादा थे तो घूम जाते थे। अब तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है थोड़ा ठीक हो गए। तो यहाँ पर भी पॉइंटा, मैं अभी मीडिया में आई हूँ जैसे, तो बहुत सारे मीडिया पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं, वो मुझे मैगी गर्ल भी बुलाते हैं। नहीं, ये तो ठीक है ना। और भैया कहीं तो ऐसा छोड़ देना था, एक उम्र दराज इंसान घूम रहे थे, रेस्ट हाउस में आके कह रहे थे कि भैया वो दूध जैसी लड़की, मुझे उससे मिलना है। थोड़ा सा कंट्रोल ना। अपना अपना, मैं कहूँगी अपनी अपनी सोच होती है बोलने की, जिसको जैसा देखने का नज़रिया होगा वो मेरे ख्याल से वैसा ही बोलेगा। कैमरे पे बोल दूं अंकल जी? नहीं बोल दूं कैमरे पे? रोका जाए कि भैया दोबारा नहीं? किसी को बोलने से भी नहीं, देखो अभिव्यक्ति है, बोलने का अधिकार सभी को है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवानपुर में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली थी, जाहिर सी बात है वहाँ मौजूदगी आपकी भी थी, है ना? तो भैया आपको लेकर वहाँ भी किससे दौड़ने लगे, तैरने लगे, वो वाकई भी बता दीजिए। हाँ, हुआ यूँ था कि भगवानपुर में जैसे ही मैं न्यूज़ कवरेज, ये भगवानपुर की बात नहीं है, मैं हर जगह जहाँ पर जाती हूँ पहली बार, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मेरी एंट्री करते ही बच्चे लोग यूँ देखते हैं करके कि मतलब कौन आ गया करके। तो कहीं ना कहीं कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ अलग तो नहीं हूँ, या फिर मैं उस चीज़ को पॉजिटिव में लेती हूँ कि मैं कहीं अलग दिख रही हूँ, या फिर यूनिक हूँ, या फिर हो सकता है मेरे चलने बोलने का ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकता है, तो वो मुझे और लोगों से कहीं ना कहीं अलग बनाता है। तो मैं अपनी खूबसूरती, अपने हेयर स्टाइल, अपने लुकिंग को लेके थोड़ा सा अलग सोचती हूँ, एक पॉजिटिव वे में, कि नहीं मैं काफ़ी औरों से। बोल दो ना साहब, क्या बोला था उन्होंने? बोल दीजिए, बहुत हो गया ना, बोल दीजिए कहा गया था। यही कहा था कि अंग्रेज है करके, और ऑटोग्राफ के लिए भी वहाँ पर शब्दों में बताएं, शब्दों में।
कैसे कहा था? संजीव जी देखो आप भी नहीं, संजीव जी नहीं बोलेंगे ना, आप देखिए इंटरव्यू आपका है, इंटरव्यू आपका बताएं क्या हुआ क्या था असल में। असल में ये हुआ था कि हम लोग जैसे ही भगवानपुर के अंदर कवरेज करने एंट्री की थी हमने उस टाइम, तो बच्चों ने घेर लिया था और काफ़ी 2-4 बच्चे ऐसे भी थे जो यूँ देख रहे थे बिल्कुल टकटकी लगाए कि ये कौन आ गया यहाँ पर, अंग्रेज आ गई है ना। तो सेल्फियाँ लेके भी खड़े थे 4-5 बच्चे वहाँ पे और बाकी ने तो घेर ही रखा था। वो मेरे जूते देख रहे थे, मैंने बूट टाइप पहने थे, वो मेरे देख रहे थे, वो मेरे बालों को देख रहे थे, भूरे भूरे बाल। क्या आपको लगता है आपके फादर साहब, आपके पिताजी चाहते थे कि बेटी एक नाम रोशन करे, एक बड़ा चेहरा बने, और आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र ने तमाम तरह के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर दिए हैं, अंकिता कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, तो आपको नहीं लगता कि ये परिवार के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है परिवार के साथ? परिवार का सपना तो रहा है। देखो सर, पता 2 बातें होती है, एक तो होता है कि बच्चे को बाहर भेजना, एक होता है मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा क्या सोचते हैं। मैंने उनका सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं, घर का नाम बदनाम ना करूं, घर का नाम बचाऊं। तो मैंने वो सारी चीज़ें की। मम्मी पापा का सपना था कि वो डॉक्टर बने, मेरी बेटी आईपीएस बने, उनका भी सपना था। लेकिन मेरे सपने का क्या, मैंने तो अपने सपने के बारे में सोचा, क्योंकि खुशी उस काम को करने में मिलती है मेरे ख्याल से जो हम सोच रहे हैं या जो हमारा सपना है। किसी और के सपने, फिर चाहे वो मम्मी पापा हो चाहे फिर कोई, मुझे लगता है अपने सपने से बड़ा दूसरा सपना नहीं होता। अपने सपने को भी पूरा करना पूरे स्ट्रगल के साथ, और फैमिली सपोर्ट ना हो तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है। शायद मेरे शब्दों से आप सहमत ना हो, है ना, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं किसी लड़की का इंटरव्यू तो नहीं कर रहा हूँ, एक पत्रकार है और महिला पत्रकार है। अक्सर आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की कई तरह की स्टेज आती है। क्या अंकिता नेगी ने आगे बढ़ने के लिए कहीं समझौता किया? नहीं सर, कभी ऐसा लाइफ में मोमेंट 1-2 बार आया था, लेकिन मैंने वो समझौता कभी भी नहीं किया। हालांकि डिप्रेशन में मैं गई थी जब मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गई थी। लॉकडाउन का समय उस टाइम चल रहा था और उससे पहले का भी था, काफ़ी डिप्रेशन में भी थी। और उस टाइम पे मुझे लगा कि यार क्या है मीडिया फील्ड, कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी आई बहुत ज़्यादा कि ना तो कुछ मिलता है, ना ही यहाँ पर कुछ करने को। अब ये भी था कि मेरे पास जानकारी नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि नया शहर था मेरे लिए और कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उस समय के अंतराल में और इस समय के अंतराल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय तो कभी कभी लॉकडाउन में सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और 1-2 बार मेरे को सुसाइड करने का भी सूझा था कि नहीं यार कुछ नहीं रखा लाइफ में, है ना। फिर मुझे अपने पुराने स्ट्रगल याद आए जिनको लेकर मैं आज भावुक हो रहे? हाँ नहीं सर, जिनको लेकर भावुक होते देख रहा हूँ। जिनको लेकर मैं पांवटा साहिब में एंटर हुई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पुराने स्ट्रगल याद आए कि उस टाइम पे कभी ऐसा भी समय था जब 2-2 हफ्ते तक खाना नहीं खाया, है ना। कभी ऐसा भी समय था कि जो दलिए को लोग दूध में बिल्कुल मिला के खाते हैं, हमने वो नमक के साथ और बिल्कुल छौंका लगा के खाया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैंने कभी वो चीज़ें खाई नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 1-1 महीने तक हम मैगी और बिस्किट में ही जिए हैं, है ना। और एक टाइम तो ऐसा भी आया संजीव जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा स्ट्रगल का टाइम था, शायद मैं यही कहूँगी। उस टाइम पे ऐसा भी आया था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कर रही थी, तो उस टाइम पे सैलरी नहीं थी, मैंने नया नया फेस किया था, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। शायद मुझे वो आजमा रहे हों या फिर उस टाइम पे, क्योंकि वो बिज़नेस प्रॉफिट होता है, बिज़नेस नहीं चला। ब्रांड प्रमोटर थी मैं एक, उस टाइम पे मेरा बिज़नेस नहीं चला। तो एक टाइम पे ऐसा आया जब पानी को गर्म करके मैंने पूरा 1 से 2 हफ्ते उस गर्म पानी को पिया है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि गर्म पानी में नमक मिर्च डालते हैं तो उससे भूख नहीं लगती है। तो मैंने वो चीज़ें भी फेस की है। अब ये क्या है कि जो ग्लैमर से लबालब लड़की है वो टूटी भी है क्या कभी बुरी तरीके से कि हाँ यार बहुत हुआ ना, छोड़ दो सब कुछ, ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा लगा कभी? हाँ, बहुत बार लगा, एक बार नहीं बहुत बार। यहाँ तक कि जब मैंने शुरू में पांवटा में आई थी तब भी मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार। और इससे पहले भी जब मैं ऋषिकेश में थी, हालांकि मैं घर से ये सोच के कभी नहीं निकली कि मेरे को मीडिया फील्ड में जाना है। मुझे पता ही नहीं था मैं घर से निकली ही क्यों हूँ। मैं निकली सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं घर से
भाग के आई थी और फैमिली से पता नहीं था कि चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई है, कोई बात नहीं है। चोरी पकड़ी जाती है, अक्सर लाइफ में ऐसा मोमेंट भी आता है कि जब चोरी पकड़ी ही जाती है। तो मेरे मम्मी को, हालांकि मैंने मम्मी को बताया था कि मैं जा रही हूँ, पर मम्मी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और मेरी छोटी बहन भी साथ में ही है, वो छोड़ने आई थी मुझे। उस टाइम पे मैं जब घर से निकली थी तो कहीं ना कहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। उस टाइम पे बटन वाले फ़ोन थे, बटन वाले फ़ोन चला, इतनी थी नहीं कि मैं ले पाती स्क्रीन टच वाला फ़ोन। तो मैं ऋषिकेश में आई थी और बर्तन धोने की सोच से होटल में, मैं इस सोच को लेके निकली थी कि मैं ऋषिकेश में होटल में जाऊंगी, वहाँ पर बर्तन धुलने का काम करूँगी। इस सोच को लेके मैं घर से निकली थी। घर वाले अब खुश है कि यार ठीक है ना, अब अंकिता नेगी वापस आ गई है, ठीक है, नाम जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, या बड़े से भी बड़ा है, नेगी परिवार खुश है? नेगी परिवार सर थोड़ा बहुत खुश है। हालांकि जब उनको गांव से तारीफ़ें मिलती हैं तब शायद वो ज़्यादा खुश होते हैं। जब उनको लोगों से सुनने में मिलता है कि आपकी बेटी वहाँ पर ऐसा कर रही है, ये काम कर रही है, वो दिखाते हैं मम्मी को मोबाइल में, तो शायद मेरी मम्मी उस टाइम पे ज़्यादा खुश होती। लेकिन मुझे लगता है फैमिली मेरी मेरे से कभी खुश नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। ये पॉइंट है। हर जाता है, कहावत है ना, कि हर मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ साथ होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या अंकिता नेगी के कामयाबी के पीछे भी किसी मर्द का हाथ साथ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल ने ही मुझे शायद यहाँ तक पहुँचाया है। और जान पहचान यहाँ तक मीडिया आने में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए मीडिया में आने के लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ग्लैमर गर्ल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसान नहीं है लड़कियों के लिए मीडिया लाइन भी। नॉर्मल फील्ड देखें हम, जो लोकल फील्ड है, जो लोकल चैनल है, जो लोकल वेब पोर्टल है, कहीं ना कहीं उनमें राहें बहुत ज़्यादा कठिन है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। इंटरनेशनल नेशनल की बात मैं नहीं करूँगी अभी, क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी पौंटा के एरिया में, तो मैं शिमला तक या फिर बाहर सोच सकती हूँ। लेकिन बाहर की सोच में भी देखूँगी मैं, तो आज भी जहाँ सरकारें ये बोलती है कि लड़कियाँ सुनसान सड़कों पर भी चल सकती, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कठिन है कि एक पत्रकार भी अगर अकेले चल रहा है। निजी सवाल करूं कोई आपसे, क्या अंकिता नेगी जो है लिव इन में रह रही है क्या? इस सवाल जवाब चाहिए हमें ना। जैसा कि आपने कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे, नहीं, क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा है। और अभी मैं बात करूँगी तो मेरी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी। बड़ा खुलासा हो गया है, स्ट्रगल कह दूं ना व्यूअर्स को, कह दूं मैं ना, व्यूअर्स, बड़ा खुलासा हो गया है, अंकिता नेगी बहुत कुछ बयान कर रही है। शुरू करें। स्ट्रगल अपना था सर, और अपना ही लेकर मैं घर से चली थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं बर्तन धोने की सोच से चली थी, और अब मैं पौंटा में पहुंच चुकी हूँ। तो उस टाइम पे कब एक ऐसा मोमेंट भी आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एक दो बार की बात नहीं है, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं लाइफ में अकेली थी और स्ट्रगल करना, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाना। जब आपको रास्ता ही नहीं पता, आप मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे ना। तो उस टाइम पे एक शख्स था जो मेरे काफ़ी सपोर्ट में आया, और मुझे बताया, जब मैंने उसको बताया कि यार मैं पत्रकारिता करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे फैशन डिज़ाइनर का कर रही थी। मैंने कहा यार मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं क्यों करूँ इस चीज़ को, है ना। हालांकि अभी मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। यार जब पैशन ही नहीं है मेरा वो, तो मैं क्यों करूँ उस चीज़ को, मन नहीं लगता। अभी भी मेरे को ये बोल दो वही तो मीडिया छोड़ के जॉब कर ले, मैं नहीं कर सकती, कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकती। तो उस टाइम भी काफ़ी सपोर्टिव रहा है मेरे पास, और ये भी बताया कि यार रिश्ते को घर वाले स्वीकार कर रहे हैं क्या? घर वाले नहीं करे स्वीकार, लेकिन मुझे लगता है कि अंकिता नेगी की अपनी जिद, परिवार की अपनी जिद पहले से ही जिद रही है सर। तो अभी भी मुझे, जब मैंने अपने करियर में किसी को आने नहीं दिया, जब मैंने अपने करियर की जिद खुद संभाली, तो मुझे लगता है अपनी लाइफ की जिद भी मुझे खुद देखनी चाहिए। अंकिता, क्या इस रिश्ते को आपने छिपाने की कोशिश की क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली को सारी चीज़ें पता है कि क्या आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, इर्द देखिए गिर्द जब आप पत्रकार होते हैं ना, तो आपकी खुद की ज़िंदगी होती नहीं है, लोग आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपकी जवाबदेही लोगों के प्रति बनती बिल्कुल है। तो क्या आपने इस रिश्ते को, सुनिए सवाल, क्या आपने इस रिश्ते को छिपा के रखा? नहीं सर, रिश्ते को छिपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब फैमिली को पता है, मुझे नहीं लगता औरों को बताने की ज़रूरत है। ना ही किसी ने पूछा, कोई पूछता भी तो मुझे जवाब देने में। वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं जल्द? सर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि
शादी के उसमें, क्योंकि एक बार फैमिली ने ठुकरा दिया है। मैंने जैसा आपको कहा पहले रहती थी और फैमिली को ये बात पता थी, फैमिली के बीच में ये बात लेकर गई थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, लेकिन मैंने पूछ लिया मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। और अब मम्मी पापा नया दूल्हा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नया दूल्हा ढूंढूं। मम्मी पापा उसी उसमें है। तो दूल्हे के लिए जवाब कैमरा देख रहा है आपको, जवाब बिल्कुल दे कोई दीजिए। बात नहीं है सर। और जेवरात भी मम्मी पापा ने बना दिए हैं एक लड़की के लिए, जो कुछ भी होता है मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं। और उनकी इच्छा है कि हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें, लेकिन मैं उस इच्छा मैं नहीं खरी उतर पाऊंगी। और मुझे अब ना कोई शौक शादी का रहा है, ना मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं शादी करूँगी। तो देरी किस बात की, देरी किस बात की? आपको मोरल सपोर्ट मिला, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, है ना? तो देरी किस बात की? बंधन में बंधे, रोक कौन रहा है? रोक कोई नहीं रहा सर। अभी मन नहीं है, और मन भी इसलिए नहीं क्योंकि फैमिली भी काफ़ी हद तक नहीं मान क्या रही कभी है। ऐसा हुआ कि आप किस रिश्ते को किसी ने रजामंदी नहीं दी और आपको ये रिश्ता पोंटा में किसी से छिपाने की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कभी ऐसा भी नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ जिस संस्थान में काम करती हूँ, कहीं ना कहीं उनको मेरी पर्सनल लाइफ से कोई वो नहीं है। और ना ही मुझे लगता है किसी को होना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है, मम्मी पापा को पता है, मम्मी पापा ने ठुकरा दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपने अकेले से ही जितना मैंने किया है। मुझे लगता है अपने से बेटर अपने लाइफ पार्टनर को कोई नहीं जान सकता कि वो कितना सपोर्टिव है, कितना उसने सर। क्योंकि सर जब फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी, तब उस शख्स ने कहीं ना कहीं मेरा साथ दिया है। और सपोर्ट ये भी बताया कि यार तू पत्रकारिता करने के लायक है, जिसने इतना बड़ा मेरे सपने को पूरा किया। सर मैं उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उसकी कर्जदार भी हूँ। फैंस तो रो रहे होंगे कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? रो रहे होंगे फैंस, है ना? चाहने वाले तो रो रहे होंगे कि देखो ना वो भैया मैगी गर्ल, ग्लैमर गर्ल जो है चले गई भैया। सर ऐसा होता है ना कि फैमिली को जब पता होता है, मुझे नहीं लगता किसी का। और फैमिली ने अब ठुकरा दिया है, फैमिली नया दूल्हा ढूंढने की फिराक नहीं, में उनका है। क्या होगा भैया? जो दो अंकल जो आए थे, जो कह रहे थे रेस्ट हाउस में कि भैया वो दूध वाली लड़की जिसका दूध जैसा चेहरा है उससे मिलना है, उनका क्या होगा? किसी का बोलने पे सर हम क्या, एक पत्रकार भी है तो हर किसी का बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति है। अच्छा अंकिता, मजाक बहुत हो गया। जो नई लड़कियां मीडिया में आना चाहती है, हम नहीं मानते कि बहुत छोटी जैसी जगह है पोंटा, रास्ता लंबा है, अभी देहरादून जाना है, शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, और जो मीडिया हब है नोएडा फिल्म सिटी जाना है ना, उनके लिए अंकिता नेगी क्या कहती है? क्योंकि शुरुआत आपकी है, उनके लिए आपका मैसेज है क्या? मैसेज यही है कि सर पहले अनुभव होता है ना जिस चीज़ का, तो हमें पता रहता है कि यार ये गलत है, ये सही है। जब हम किसी संस्थान में जुड़े होते हैं, ना भी जुड़े तो हमें पता। अब किसी ने बोल दिया भाई तुझे इस रास्ते जाना है, वो कोरा कागज होगा जो मीडिया संस्थान में आना चाहता, तो उसके लिए तो मेरी जैसी लाइफ ही रफ एंड टफ बन जाएगी ना, कि भाई पता ही नहीं है लाइफ जाना कहाँ है, और ये भी नहीं पता कि यार मीडिया संस्थान में कौन गलत है कौन सही है। आजकल मैं ये नहीं कहूँगी लड़कियों के लिए राहें आसान नहीं है, तो मैसेज तो यही रहेगा काफ़ी सोच समझ कर चलना, क्योंकि मीडिया में हर कोई आना चाह रहा है। आज स्टिंगबाज के मंच पर जब आप मौजूद है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज यहाँ पे जाए। क्या आप अपने परिवार से ऑन कैमरा, हो सकता है वो भी इस इंटरव्यू को देखे, कि आप उनसे माफ़ी मांगेंगे कि माँ बड़ा मन दिखा के अपनी बड़ी बेटी को माफ़ कर दें और इस रिश्ते को कबूल कर लें? हो सकता है सर, अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जब फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, मैं खुद के उसमें नहीं थी, तो उस शख्स आज ने भी कहीं ना कहीं आके मुझे आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कीजिए ना, परिवार के साथ बात कीजिए, अब सुन रहे हो आपको, बोलिए उनसे जो आप कहना चाहें। हो सकता है कि मम्मी मेरी बात माने, लेकिन मम्मी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये भी कह रही है कि भाई मेरी बेटी खुश रहे जहाँ वो जा रही है। तो मम्मी का ये कहना है कि यार वो लड़का कम से कम कुछ अच्छी जॉब करे। मेरा मानना ये है कि यार जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ज़रूरतें इंसान की कभी पूरी नहीं होती। कि कोई अच्छी जॉब भी कर रहा होता, कितना होगा उसका बैंक बैलेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपना घर होगा, अपना होगा। तो मम्मी का यही कहना है कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुशी रहे। और पिता को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं? पिता सर मेरे काफ़ी बहुत ही साधारण इंसान है, और पापा मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, और मम्मी से काफ़ी अलग भी है। और बेटियों को लेके तो काफ़ी पॉजिटिव है मेरे पापा, और अभी भी मैं बात करूँगी तो बेटियों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। माफ़ी मांग रहे हैं आप घर वालों से?
माफ़ी भी क्या मांगूंगी सर, 2-3 साल 4 साल मेरे को घर से बाहर हो गए थे। मैंने जैसे कहा बटन वाला फ़ोन था और उस टाइम पे मम्मी, जब मैं घर से निकली थी तो मम्मी को यही नहीं पता मेरी बेटी गई कहाँ। घुमाते बहुत है आप, माफ़ी मांगिए ना प्लीज, सीधी मुद्दे पे आइए ना। सर घुमाना क्या है, माफ़ी तो बहुत मुश्किल है फैमिली से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माफ़ी मांग लीजिए परिवार से कि जो हुआ ठीक है, भूल जाए चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं ना। आगे कैसे बढ़ा जाए आप बताएं। नहीं, घर वालों से कहे ना, माफ़ी मांगिए घर वालों से कि ठीक है जी, गलती हो गई। किस बात की गलती? मतलब बेटी ने गलती नहीं की, आपको लगता है बेटी ने गलती नहीं की। बिल्कुल भी नहीं, चलिए, गलती नहीं की सर। अंकिता, क्या कभी आपको लगता है कि आप जाने अनजाने में मीडिया में गलत आ गए हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा। 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा। क्या अंकिता की जो दौड़ है वो सिर्फ पोंटा साहिब तक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे पोंटा से आगे जाने वाली है? बिल्कुल आगे जाने वाली है। आने वाले समय पे कहीं ना कहीं आप लोग ही होंगे जो मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे कि नहीं यार अंकिता, तेरे को वहाँ जाना चाहिए, तू उस लायक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी एक नई सोच बन रही है अब कि मैं किसी अच्छे उसमें ट्राई करूँ। हालांकि मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यूअसली जारी है और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब भी करती हूँ यंग वार्ता मीडिया। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। तो साहब, अंकिता नेगी हमारे साथ मौजूद थी। संबंध उत्तराखंड से रखती है, वो उनकी जन्मभूमि है और पोंटा साहिब इनकी कर्मभूमि है। कई बातों का सामना, या भी ये कहे कि कई सवालों का सामना उन्होंने किया, कई सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया। अब ये आप पर निर्भर करता है, आपके विवेकता पर निर्भर करता है कि आप उनके इन शब्दों को, इन अल्फाजों को, इन बातों को आप किस। अपने सहयोगी मंजीत सिंह, ऋषभ सोनी के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।